तो गाइज अब तक हमने देखा कि लूफी और इन सभी ने खुद को आजाद कर लिया है और स्मोकर, ट्रफल्गर लॉ और लूफी की टीम एक हो जाती है और अब सीजर की बैंड बजाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसके बाद हम सीजर को देखते हैं। सीजर हैरान हो चुका है कि कैसे भाई ये सभी लोग उस पॉइजनस गैस से कैसे बच सकते हैं। सभी लोग बच गए, ये कैसे हो सकता है। चॉपर भी ये सारी बातें सुन लेता है और इस कमरे से निकल जाता है। शुक्र है लूफी और वो सभी लोग ठीक हैं, वरना मुझे उन्हें बचाना पड़ता। मुझे सभी बच्चों को बचाना होगा। और अब चॉपर लैब के अंदर जाने लगता है, लेकिन लैब के अंदर 4 दिशाएं होती हैं। चॉपर हर दिशा में भागता है और घूम फिर कर वापस वहीं पर आ जाता है जहाँ से इसने शुरू किया था। अब इसके बाद सीजर को बताया जाता है कि लूफी और वो सभी लोग अंदर आ चुके हैं और लैब के रास्ते से ही सी के अंदर जाना चाहते हैं। अब ये सुनकर सीजर एक प्लान तैयार करता है। वो पक्का R66 में जाने की कोशिश करेंगे। तो तुम एक काम करो, तुम ए और बी चैम्बर को जोड़ने वाले गेट को बंद कर दो और उसके बाद मैं उस ए चैम्बर को उड़ा दूंगा और सारे लोग मारे जाएंगे। न्यू वर्ल्ड के सभी लोग जो मेरे एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं इसे देखकर खुश हो जाएंगे। तुमने जो प्लान बनाया है उससे बस सारे बच्चे फंस जाएंगे। लूफी और वो सभी लोग तुम्हारे इस जाल में नहीं फंसने वाले हैं। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। इधर लूफी के सामने जो भी आ रहा होता है लूफी उनको पीट देता है और अब लूफी सबसे पहला इंसान बनता है जो कि चैम्बर बी के अंदर एंट्री मारता है। अब गेट के बंद होने का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। ओए लो, ये किस तरह का अलार्म बज रहा है? ये एक वार्निंग है। ए और बी चैम्बर को जोड़ने वाला गेट बंद होने वाला है और ये एकमात्र रास्ता भी है जो हमें चैम्बर ए से चैम्बर बी में लेकर जाएगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम और तुम्हारे सभी साथी जल्द से जल्द चैम्बर बी के अंदर चले जाओ। वो हमें बंद कर मारना चाह रहे हैं। और यहाँ पर G5 के सभी सोल्जर्स जोरो और इन सभी के सामने आ जाते हैं और तभी मैदान में उतरते हैं 3 स्वर्ड्समैन, जोरो, किनेमोन और अपना ब्रूक। और जब ये तीनों मैदान में उतर जाते हैं तो इन्हें कोई भी नहीं रोक पाता है और बहुत आराम से पूरा रास्ता साफ कर देते हैं। और तभी जोरो के सामने ताशिगी आ जाती है। ताशिगी जोरो को रोकती है। कैप्टन ताशिगी संभल कर। अच्छा तो ये छोटी बच्ची अब कैप्टन बन चुकी है। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए नहीं आई हूँ, तुम सभी लोग जा सकते हो। अब जोरो और ये सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं और ताशिगी अपने सोल्जर्स से भी कहती है कि तुम सभी लोग भी यहाँ से निकलना शुरू कर दो। वो गेट बंद होने वाला है, जल्दी जा। अगर वो बंद हो गया तो हम सभी लोग चैम्बर ए में ही फंस कर रह जाएंगे। अब इस सभी लोग अपनी पूरी दम लगाकर भागना शुरू करते हैं उस गेट की तरफ और गेट धीरे धीरे बंद भी होना शुरू हो चुका है। सभी लोग भाग रहे होते हैं और तभी सीजर क्लाउन अपनी एक कैनन को तैयार करता है और चैम्बर ए के अंदर एक ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से पॉइजनस गैस चैम्बर ए के अंदर आने लगती है और कुछ सोल्जर्स पत्थर के भी बन जाते हैं। जोरो और ये सभी लोग अपनी पूरी जान लगाकर भागने लगते हैं और जो भी इस पॉइजन के कांटेक्ट में आता है वो पत्थर बनना शुरू हो जाता है। ब्राउन बियर्ड भी भाग रहा होता है। अरे जल्दी करो यार, हमें जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा। मैं इससे तेज नहीं दौड़ सकता हूँ। सीजर के सभी लोग बी से ए में पहुंच जाते हैं। सभी स्ट्रॉ हैट मेंबर्स बहुत ही ज्यादा मुश्किल से इस गेट को क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाते हैं पर ताशिगी अभी भी बिल्डिंग ए के अंदर ही फंसी हुई है और अपने सोल्जर्स की हेल्प कर रही होती है। जल्दी करो, गेट बंद हो रहा है। बहुत सारे लोगों की हेल्प करती है चैम्बर बी में ले जाने के लिए। मिस ताशिगी प्लीज आप आ जाइए। लेकिन ताशिगी नहीं आ पाती है और तभी चैम्बर ए के जितने भी सोल्जर्स होते हैं ये सभी ताशिगी को उठा लेते हैं और इसे उठाकर गेट की तरफ फेंक देते हैं और ताशिगी चैम्बर ए से चैम्बर बी में चली जाती है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे उन्हें बचाना होगा। स्मोकर सामान ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मुझे उन्हें बचाना होगा, मुझे उनकी मदद करनी होगी। लेकिन G5 के सभी सोल्जर्स इसे पकड़ कर रखते हैं और इसे जाने नहीं देते हैं। तभी एक सोल्जर झांक कर देखता है और चैम्बर ए पूरी तरह से गैस से भर चुका है और सभी सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। पर मरने से पहले ये सभी लोग इस तरह से पोज कर रहे थे जैसे ये लोग जीत गए हैं क्योंकि इन सभी ने अपने कैप्टन को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हम तुम्हारी इस कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी गेट पूरी तरह से बंद हो जाता है। ये देखकर ताशिगी बहुत ज्यादा रोती है। मैं कितनी यूजलेस हूँ, मैं अपने लोगों को बचा नहीं पाई। और सीजर ये सब कुछ देख कर कहता है, अरे यार कितने सारे लोग बच गए, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी प्लान्स हैं। मैं इन सभी को धीरे धीरे करके मारूंगा। इस आइलैंड से कोई भी बचकर भाग नहीं पाएगा। अब जोरो और ये सभी लोग चैम्बर बी में पहुंच चुके हैं। शुक्र है हम सभी लोग बच गए। पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है नामी, हमें अलर्ट रहना होगा। अब हमें R66 की तरफ जाना होगा। और इन सभी ने ब्राउन बियर्ड की पीठ को अपना घर समझ लिया है। उसी पर अपने कपड़े रख देते हैं। भाई ब्राउन बियर्ड कुछ खाने के लिए है तो दे दो यार, भूख लग रही है। ब्राउन बियर्ड को इन लोगों ने चलता फिरता घर बना लिया है। ब्राउन बियर्ड क्या तुम थोड़ा और तेज चल सकते हो क्या? क्या हुआ है तुम्हें? हम और नहीं भाग सकते। वो क्या बात है, काफी अच्छा रीजन बताया तुमने। और यहाँ पर ताशिगी और इन सभी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सभी लोग ऊपर देखते हैं और देखते हैं कि एक बहुत विशाल ग्रीन ड्रैगन यहाँ पर आ चुका है और आते ही इन सभी पर हमला कर देता है। अरे ये क्या, एक ड्रैगन यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे ये ड्रैगन तो स्ट्रॉ हैट लूफी के क्रू के साथ ही आया था ना। मैंने पहले ही इसके बारे में सुना था। डॉक्टर वेगापंक ने एक मिथिकल क्रीचर को इन्वेंट किया था जो कि एक ड्रैगन है और इस आइलैंड की रक्षा करने के लिए ये बनाया गया था। पर ये ड्रैगन अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा शांत था, तो अभी हम पर हमला क्यों कर रहा है? ड्रैगन पूरे तरीके से पागल हो जाता है, सभी के ऊपर हमला कर देता है और ताशिगी के ऊपर भी हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक से ये डरकर यहाँ से भाग जाता है। और ये ड्रैगन ताशिगी की वजह से नहीं, विर्गो की हाकी की वजह से डरकर भाग चुका है। वाइस एडमिरल विर्गो यहाँ पर आ चुका है और G5 के सभी सोल्जर्स विर्गो को देखकर चीयर अप करने लगते हैं। विर्गो सामा आप यहाँ पर आ गए। इन सभी को लगता है कि विर्गो इनकी साइड में है, पर इन्हें ये नहीं पता है कि विर्गो गद्दारी कर भी है, इनका दुश्मन है। ताशिगी जैसे ही विर्गो को देखती है तो सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि सभी लोग यहाँ से भाग जाओ, सभी लोग भाग जाओ। और इससे पहले कि ये सभी लोग यहाँ से भाग पाते, विर्गो अपनी फिंगर पिस्टल का यूज करता है और सभी सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। इनमें से एक सोल्जर कहता है कि सर क्या हो गया, क्या इन लोगों ने कुछ गलती कर दी है? आप इन सभी को क्यों मार रहे हो? अगर आप फिंगर पिस्टल
पिस्टल का यूज करके उन पर हमला करोगे तो सभी लोग मारे जाएंगे। ये देखकर ताशिकी को बहुत बुरा फील होता है और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब ये पहली बार वाइस एडमिरल विर्गो से मिली थी। इसे लग रहा था कि विर्गो एक अच्छा इंसान है, काफी ज्यादा हम्बल इंसान है। अगर कोई दूसरा भी गलती करता है तो उसकी जिम्मेदारी खुद पे ले लेता है। और एक बार एक मिसिंग केस के सिलसिले में ये विर्गो के पास गई थी और विर्गो ने कहा था कि जो बच्चे खो चुके हैं वो सभी के सभी एक एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं, पर उनके पेरेंट्स इस बात को मानना नहीं चाहते हैं। उन सभी को लगता है कि उनके बच्चे जिंदा हैं और किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया है। ताशिकी, जब तुम एक माँ बनोगी तो उनके दर्द को समझ पाओगी। वो सभी लोग पागल हो चुके हैं। ताशिकी ये सारी बातें याद करती है और अपनी आंखों के सामने विर्गो के इस खतरनाक रूप को देखती है। ताशिकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी तलवार निकालकर विर्गो पर हमला कर देती है। तुम सभी लोग साइड हो जाओ, ये विर्गो अच्छा इंसान नहीं है। विर्गो ताशिकी को पकड़ता है और हाकी का यूज करके ताशिकी के मुंह के ऊपर एक पंच मार देता है। ताशिकी बुरी तरह से घायल हो जाती है और सभी सोल्जर्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं। ये विर्गो नहीं है, ये कोई बहरूपिया है, ये शायद कोई इंपोस्टर है। वो तुमने सही कहो, विर्गो सामा ऐसा नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छे इंसान है, वो हमारे पिता के समान थे। ये पक्का कोई बहरूपिया है। इन लोगों को विर्गो की असलियत पर यकीन ही नहीं होता है कि वाइस एडमिरल विर्गो इन्हें बिट्रे कर सकता है। सारे सोल्जर्स विर्गो पर हमला कर देते हैं पर विर्गो इन सभी को मारकर नीचे लिटा देता है। ताशिकी बुरी तरह से घायल होती है और रोने लगती है। स्मोकर, सामा प्लीज हमें बचा लीजिए। और तभी विर्गो ताशिकी को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से कोई आ जाता है। साले, एक लड़की पर कैसे हमला कर रहा है। अपना वोमनाइजर सांजी यहाँ पर आ चुका है और विर्गो के ऊपर एक किक मारता है पर ताशिकी की जान को बचा लेता है। सांजी स्टाइलिश वे में अपनी सिगरेट बाहर निकालता है। मुझे यहाँ पर एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई थी, इसलिए मैं उससे बचाने के लिए यहाँ पर आ गया। और विर्गो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर उसप जोरों से कहता है कि भाई सांजी कहाँ पर चला गया। पक्का उसने भी उस अननोन व्यक्ति की प्रेजेंस को सेंस कर लिया होगा। और तभी वो ड्रैगन यहाँ पर आ जाता है और ब्राउन बियर्ड पर हमला कर देता है और यहाँ पर लूफी और स्मोकर दोनों सीजर को मारने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ए स्मोकर, कहाँ जा रहे हो। मैं सीजर को मारने के लिए जा रहा हूँ। मुझे तो बस वर्गो चाहिए। तुम्हें क्या लगता है वर्गो सीजर के साथ ही होगा। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, बस तुम मेरे रास्ते में मत आ जाना। और ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर मोचा, वही लड़की जो कि होश में आ चुकी है, लैब से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। प्लीज मुझे बाहर जाने दो, मुझे जाना है। और तभी चॉपर यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स खड़े होते हैं उन सभी का पोस्टर बना देता है और मोचा के पास पहुँचता है। मोचा जैसे ही चॉपर को देखती है तो घबरा जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। और तभी चॉपर ने जो इंजेक्शन बनाया होता है उसे मोचा को लगा देता है, जिसके बाद मोचा अपने होश में आ जाती है और ड्रग का असर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और चॉपर को बताती है कि ये लोग अपने आप यहाँ पर नहीं आए हैं, इनका मास्टर इन्हें यहाँ पर लेकर आया है। उस भैया ने हमें रोकने की कोशिश की थी लेकिन हमने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और वापस से मास्टर की बात को मानने लगे। क्या वो कैंडीज इतनी ज्यादा खतरनाक हैं? हाँ, तुमने सही कहा, वो कैंडीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बाकी के बच्चे कहाँ पर हैं मोचा? वो सभी लोग पक्का भी बिस्किट रूम की तरफ चले गए होंगे। एक काम करो, प्लीज मुझे वहाँ पर लेकर चलो, हमें सभी बच्चों को कैंडीज खाने से रोकना होगा। और चॉपर और मोचा बिस्किट रूम की तरफ जाने लगते हैं सभी बच्चों को बचाने के लिए। और दूसरी तरफ वर्गो और सांजी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और ये सब कुछ सीजर क्लाउन अपने टीवी पर देख रहा होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट ये लोगों को दिखाना चाहता था उसे ठीक से दिखा ही नहीं पाता है। और सीजर प्लान बनाता है कि क्यों ना बी चेंबर में भी गैस भर दी जाए ताकि सभी लोग मारे जाएं और जो भी इस एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं उन्हें इम्प्रेस कर पाए। क्या पागल हो गए हैं सीजर सामा? वर्गो भी अभी वहीं पर है। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं उस चैम्बर के अंदर गैस छोड़ने वाला हूँ, सभी लोग मारे जाएंगे। और सीजर की लैब के बाहर हम लूफी और स्मोकर को देखते हैं, दोनों तेजी से यहाँ पर आ जाते हैं। स्मोकर, एक सेकंड रुकियो यार, मैं बहुत तेजी से आया हूँ, सांस लेने दे थोड़ी सी प्लीज। पर स्मोकर इसकी बात नहीं सुनता और दरवाजा खोल देता है। साले, मैंने रुकने के लिए कहा था तुझे। अगर विर्गो अंदर हुआ तो मेरे रास्ते में मत आना। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और जैसे ही दरवाजा खुलता है लूफी की नजर सीजर पर जाती है और जाते ही इसके मुंह पर एक पंच मार देता है और सीजर दीवार में जाकर भिड़ जाता है। लूफी सीजर को बहुत बुरी तरह से मारता है। स्मोकर नोटिस करता है कि विर्गो यहाँ पर नहीं है और यहाँ से चला जाता है। तो मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता, लेकिन उन लोगों ने बोला है कि अगर मैं तुझे किडनैप कर लेता हूँ तो लॉ कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक करने वाला है। अच्छा, तो तुमने लॉ के साथ अलायंस कर ली है? हाँ, वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो एक बहुत ही बड़ा गद्दारी कर इंसान है और तुम्हारे साथ भी गद्दारी करेगा, देख लेना। तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए। चुप करो, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए। और सीजर पर हमला करता है, लेकिन अब सीजर को भी गुस्सा आ चुका है और लूफी पर गैस से हमला करता है और उस गैस में आग जला देता है। लूफी के आसपास आग होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा सीजर। और तभी सीजर लूफी के आसपास जितनी भी ऑक्सीजन थी उसे सोख लेता है, जिसकी वजह से लूफी को सांस नहीं आती है। वही सेम अटैक तुमने फिर से किया ना? और इसके अटैक से बचने के लिए लूफी पीछे की तरफ आ जाता है जहाँ पर आग जल रही होती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती है। तुम मेरे पास नहीं आ सकते, अगर मेरे पास आए तो तुम्हें सांस नहीं मिलेगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं इतनी दूर से भी तुम्हें मार सकता हूँ। सेकंड गियर का यूज करके गम पिस्टल का यूज करता है और लूफी इसके पास आकर इस पर एक पंच मार देता है। ये इतना ज्यादा तेज कैसे हो गया? और सीजर दोबारा से लूफी के आसपास की ऑक्सीजन को सोख लेता है और लूफी को दोबारा से सांस आनी बंद हो जाती है। दोबारा से वही हमला। अब सीजर अपनी एक तलवार बाहर निकाल लेता है। मैं दूर से ही तुम्हें मार सकता हूँ। और दोनों एक दूसरे के साथ खतरनाक तरीके से लड़ रहे हैं। और यहाँ पर हम विर्गो और सांजी को देखते हैं। तो मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? तुमने एक लेडी पर हमला किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। सांजी डियाब्लो जाम्बे का यूज करता है और इस पर एक लात मार देता है और विर्गो पीछे जाकर दीवार में भिड़ता है। और तभी ये सभी लोग नोटिस करते हैं कि पैसेजवे और बिल्डिंग बी के बीच में जो गेट
गेट है वो भी अब बंद होना शुरू हो चुका है और बिल्डिंग बी के बाहर हम बहुत सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि आपस में बात करते हैं कि स्ट्रॉ हैट लूफी की टीम बिल्डिंग बी में घुस चुकी है। चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग उस रूम तक नहीं पहुंचने चाहिए। लेकिन तभी लॉ यहाँ पर आ जाता है। ये देखो वो गद्दार आ गया और तभी लॉ रूम का यूज करके इन सभी को बीच में से काट देता है और लॉ एक डी नाम के चैम्बर में पहुंच जाता है जिस पर लिखा होता है कि इस एरिया से दूर रहें। अब लूफी के सामने दो बहुत बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। लूफी जब सीजर क्लाउन से दूरी बनाता है ताकि ऑक्सीजन इनहेल कर सके तो सीजर क्लाउन अपना गैस ग्रेनेड हमला यूज कर देता है लूफी के ऊपर और जब लूफी पास आता है तो अपनी ब्लू स्वॉर्ड को बाहर निकालकर लूफी पर हमला करना शुरू कर देता है और आसपास की ऑक्सीजन को भी खत्म कर देता है। पर लूफी जैसे तैसे करके इसके पेट के ऊपर एक लात मार देता है। मुझे उन लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत है जो कि हाकी का यूज कर सकते हैं, तो मुझे कभी नहीं पकड़ सकते क्योंकि तुम मेरे पास नहीं आ सकते क्योंकि मैं हवा को ही गायब कर दूंगा। और यहाँ पर सांजी G5 के सोल्जर्स से कहता है तुम सभी लोग पागल हो चुके हो क्या, ये चेम्बर बंद होने वाला है, जल्दी जाओ। अब वर्गो सीरियस हो जाता है और जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं तो सांजी की टांगों की हड्डी को क्रैक कर देता है और सांजी की हालत खराब हो जाती है। और यहाँ पर सीजर क्लाउन लूफी से कहता है कि अब तुम्हारे पास बस दो ऑप्शंस बचे हुए हैं, या तो इस कमरे से निकल जाओ या अपने चेहरे को जला डालो। पर लूफी भी सीरियस हो जाता है और सेकंड गियर का यूज करता है और अपनी गर्दन को काफी पीछे लेकर जाता है ताकि अच्छे से ऑक्सीजन को इनहेल कर सके। उसके बाद एक लंबी सी छलांग लगाता है, अपने हाथों में हाकी को चढ़ाता है और यूज करता है गोमू गोमुनो जेट गटलिंग का और सीजर पर हमला कर देता है। लेकिन तभी मोनेट यहाँ पर आकर सीजर को बचा लेती है। सीजर सामा आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो जोकर मुझे जान से मार डालेगा। अब लूफी का सामना मोनेट के साथ हो जाता है और इस तरफ लॉ डी चैम्बर के अंदर घुस जाता है और तभी एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट किया जाता है कि लॉ डी चैम्बर में घुस चुका है और वर्गो जल्दी से सांजी की बैटल को छोड़कर लॉ को रोकने के लिए निकल जाता है। अब मुझे समझ में आया ये करना क्या चाहता था। लॉ ने स्ट्रॉ हैट से हाथ मिलाया ताकि उसका डिफेंस मजबूत हो सके। वो एक सीचिबुकाई बना ताकि उस कमरे में जा सके। लॉ तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम पूरे न्यू वर्ल्ड को ही बर्बाद करना चाहते हो? और लॉ जिस कमरे में जाता है वहाँ पर कुछ टैंकर रखे होते हैं जिस पर लिखा होता है SAD। ये चीज न्यू वर्ल्ड को हिला कर रख देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि नेवी के G5 के सोल्जर्स अभी भी बी चैम्बर में फंसे होते हैं। सांजी सभी सोल्जर्स की हेल्प करने लगता है और तभी दरवाजा बंद होने लगता है। नहीं ये नहीं हो सकता, प्लीज उसे कोई बचा लो, तुम मर गए। लेकिन तभी देखते हैं कि सांजी ने इन दोनों को बचा लिया है और ऊपर से अंदर घुस जाता है। सालों में मरा नहीं हूँ और तुम मेरे लिए चिंता मत करो। मुझे अच्छा तभी लगता है जब कोई लड़की मेरे लिए चिंता करती है। और तुम उसका क्या करने वाले हो? हाँ, तुम्हारा वाइस एडमिरल विर्गो एक नंबर का गद्दारी कर भी है, उसने तुम्हें ही मार दिया था। ये सुनकर बाकी के सोल्जर्स बोलते हैं कि नहीं, वो असली का विर्गो नहीं है, वो कोई बहरूपिया होगा। हाँ तुमने सही कहा, वो एक बहरूपिया है। दरअसल ताशिगी इन सभी को नहीं बताना चाहती है कि विर्गो ने इन सभी को धोखा दे दिया है क्योंकि ये सभी लोग विर्गो पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और अगर इन सभी को पता चल जाता है कि विर्गो ने इसे धोखा दिया है तो नेवी और जस्टिस के ऊपर से इनका विश्वास ही उठ जाएगा। ये सुनते ही सांजी ताशिगी की मेंटेलिटी को समझ जाता है और इस बात को यहीं पर दबा देता है। चाहे वो बहरूपिया हो या कोई भी हो, उसने तुम सभी को मारा है और यहाँ से चला गया, हमें उसे पकड़ना होगा। हाँ तुमने सही कहा और हमें सब बच्चों को भी बचाना होगा। और यहाँ पर विर्गो जोकर को कॉल करता है और सब कुछ बता देता है कि लॉ क्या क्या कर रहा है। लॉ ने इनके साथ गद्दारी की है और हम जोकर को देखते हैं यानी कि डोफ्लामिंगो को। और अभी जोकर ड्रेस रोजा में है जो कि न्यू वर्ल्ड का ही एक पार्ट है और अपने पूल के सामने कुछ कुड़ियों के साथ बैठा होता है। अरे यार शिट, मैंने लॉ को अपने भाई जैसा माना लेकिन उसने मेरे साथ ही गद्दारी कर दी। हाँ, अगर मैं लॉ की जगह पर होता तो मैं भी यही करता। सबसे पहले मैं SAD को खत्म कर देता, उसके बाद सीजर को किडनैप करता। नहीं, किडनैप नहीं, मैं उसे मार ही देता। विर्गो तुम्हें लॉ का ख्याल रखना होगा। अगर SAD खत्म हो गया तो उसे और कोई नहीं बना पाएगा और अगर ऐसा हो गया तो तुम जानते हो ना, मेरा पूरा बिजनेस तबाह हो जाएगा। और तभी बेबी 5 नाम की एक लड़की यहाँ पर आ जाती है और डोफ्लामिंगो के ऊपर अपनी बंदूक से हमला कर देती है लेकिन डोफ्लामिंगो इसके इस हमले से बच जाता है। वर्गो तुम्हें उसे जान से मारना होगा, उसे इस तरीके से मारना कि उसे अपने पैदा होने पर ही पछतावा होने लगे। अगर सीजर मारा गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इसके बाद डोफ्लामिंगो मोनेट और सीजर को कॉल लगाता है और बोलता है कि लॉ से सावधान रहना और दूसरा बच्चा लूफी उससे भी सावधान रहना। वो लॉ से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि लूफी कॉन्करर हाकी का यूज कर सकता है। जब वहाँ का सारा काम हो जाएगा तो मैं बफेलो और बेबी 5 को वहाँ पर पहुँचा दूंगा और तुम दोनों इसके साथ वापस आ जाना। और यहाँ पर मोनेट अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करती है और इस रूम के मौसम को ही चेंज कर देती है। लूफी मोनेट को पंच करने की कोशिश करता है लेकिन मोनेट की ये ताकत इसे बढ़िया तरीके से मौसम के अंदर घुलने मिलने की पावर्स देता है और लूफी जितनी बार भी कोशिश करता है तब भी मोनेट को पंच नहीं कर पाता है। माफ करना लेकिन तुम्हें अभी थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुकना होगा। अब लूफी मोनेट के ऊपर हमला करने ही वाला होता है लेकिन मोनेट यूज करती है कामाकुरा का और लूफी को एक इग्लू के अंदर पैक कर देती है। लूफी अपने सेकंड गियर का यूज करके इस इग्लू को तोड़ देता है लेकिन फिर भी मोनेट बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। लूफी अपने चारों तरफ देखता है लेकिन मोनेट का नामो निशान नहीं है और तभी अचानक से मोनेट लूफी के सामने आ जाती है और बर्फीली आंधी चलाना शुरू कर देती है। और यहाँ पर चॉपर मोचा को बता देता है कि आखिर कैंडी खाने से होता क्या है, जिसके बाद मोचा कहती है मुझे अपने घर जाना है, आप सभी के साथ मुझे जाना है। तुम चिंता मत करो, मैं इन सभी को रोकने की कोशिश करता हूँ। तुम बिस्किट रूम में जाओ और वहाँ पर जितनी भी कैंडीज हैं उन सभी को हटा दो। ठीक है, मैं समझ गई। और चॉपर सभी बच्चों को रोकने की कोशिश करता है जो कि दरवाजा तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर ये ड्रैगन अभी भी जोरो और इन सभी के पीछे पड़ा हुआ है। अब ड्रैगन चारों तरफ आग फेंकना शुरू कर देता है और यहाँ पर चारों तरफ सिलेंडर्स रखे होते हैं जिनके अंदर गैसेस होती है
हैं। अगर गलती से भी एक धमाका हो गया तो सारी पॉइजनस गैस अंदर आ जाएगी रॉबिन और हम सभी लोग स्टैचूज बन जाएंगे। जिसके बाद ये सभी लोग ड्रैगन को रोकने की कोशिश करते हैं और नामी इस ड्रैगन के ऊपर बिजली का यूज करके इस पर हमला करती है। जिसके बाद उस भी इस पर हमला करता है और निको रॉबिन भी इस ड्रैगन पर हमला कर देती है और किनेमोन और ब्रूक इस ड्रैगन पर फाइनल अटैक परफॉर्म करते हैं और ये दोनों मिलकर इस ड्रैगन को हरा देते हैं। अब किनेमोन गुस्से में इस ड्रैगन की लाश पर लाते मारना शुरू कर देता है। अरे तुम इस ड्रैगन को ऐसे क्यों मार रहे हो, जैसे इसने तुम्हारे माँ बाप को ही मार दिया होता है। इसने मेरे पेरेंट्स को नहीं मारा, लेकिन कुछ ऐसा ही समझ लो। और तभी नामी इन दोनों को आवाज लगाती है और दोनों यहाँ से। इसके बाद हम एक बच्ची को देखते हैं और ये बच्ची अपना चेकअप करवा रही होती है। जिसके बाद बोलती है कि उस बच्चे का क्या हुआ जो कि गलती से सीक्रेट रूम के अंदर चला गया था जहाँ पर जाना मना है और उसके बाद एक छोटे से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। और अभी ये लड़की मोमोनोसुके के बारे में बात कर रही है जो कि किनेमोन का बेटा है। यहाँ पर लॉ एसिडी के सामने खड़ा होता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर इसे तबाह करने वाला होता है, लेकिन वर्गो यहाँ पर आ जाता है। लो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पालतू कुत्ते ने मेरे हाथों पर काट लिया हो। तुम जैसे बच्चों को कि बचपन में ही मर जाना चाहिए था। तुम काफी होशियार हो, अपने फायदे के लिए स्ट्रॉ हेड्स को यूज किया। अब वर्गो लॉ का दिल बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जब चाहे तब मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। अब लॉ अपने दिल को वापस पाने के लिए रूम बोलने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि वर्गो की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये बंदा लॉ को रूम तक बोलने की इजाजत नहीं देता है और इस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर हम मोनेट और लूफी को देखते हैं जहाँ पर मोनेट लूफी के ऊपर एक लेयर का कामाकुरा यूज कर रही होती है, यानी कि वो इग्लू जो कि इसे ढक लेता है। लेकिन अब ये 10 लेयर वाला इग्लू यूज करती है और लूफी इस इग्लू के अंदर फंस जाता है क्योंकि इसे तोड़ने के लिए लूफी को बार बार सेकंड गियर का यूज करना पड़ रहा था एक एक लेयर को तोड़ने के लिए। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, तुम बस मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। अगर मैं तुमसे लड़ूंगी तो तुम मुझे हरा दोगे, लेकिन एक बात को जान लो कि जो ताकतवर होता है हमेशा वही नहीं जीता है। अब मोनेट लूफी को गले लगा लेती है क्योंकि मोनेट बहुत ज्यादा ठंडी होती है और अब लूफी की हालत खराब होने लगती है और लूफी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को खोने लगता है। बस थोड़ी ही देर बाद तुम्हारा दिल ठंडा हो जाएगा और धड़कना बंद कर देगा और तुम मारे जाओगे। अब लूफी को नींद आना शुरू हो जाती है और बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी लूफी जोरो की बातों को याद करता है कि हम लोग न्यू वर्ल्ड के अंदर हैं और इस तरह से काम नहीं चलने वाला है, तुम्हें और भी ज्यादा बेहतर करना होगा लूफी। और लूफी अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है और जिस फ्लोर पर खड़ा होता है उसे तोड़ देता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और अपना लूफी उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। अच्छा, तो इसने अभी तक अपनी ताकत को छुपा कर रखा था, है ना? लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अभी नीचे जा चुका है और वहाँ से ये ऊपर नहीं आ सकता है। अगर इसे ऊपर आना है तो इसके पास उड़ने की शक्ति होनी चाहिए।